हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज की क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछला चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बहुत ही कायदे से पढ़ा। अब बारी है आपके 2nd चैप्टर की, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक व लवण। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करूं इससे पहले मैं उस दौर का एक कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे खुद की लाइफ से एक जुड़ी हुई घटना है। मैं 6th स्टैंडर्ड में रहा होऊंगा, 6th या 7th में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मेरे गांव में एक टीचर हुआ करते हैं, मिस्टर गीता सर। तो वो उस जमाने के साइंस और मैथ्स के बहुत ही धुरंधर टीचर्स में से एक थे। हमारे सभी सीनियर्स उनके स्टूडेंट्स रहे। तो होता है ना कि हम टीचर्स की एक आदत है, जब आप हमसे मिले तो हम आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अनुराग, अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं। अब भाई, उस टाइम पे मैंने जो पढ़ रखा था वो मैंने सर को जवाब दिया। शायद आप में से कुछ लोगों का जवाब वही हो जो मैंने सर को आंसर दिया। व्हाट आर एसिड्स, अम्ल क्या है। तो मेरा जवाब ये था कि सर, जो भी चीज खट्टी होती है वो एसिड होती है, अम्ल होती है। तो सर का जवाब आया कि अच्छा, तो मैं मान लो एक तुम्हें किसी गिलास में तेजाब दूं, तो तुम कैसे बताओगे कि ये अम्ल ही है कि नहीं है, चखोगे। अब मैंने सुन रखा था कि तेजाब से आदमी जल जाता है, स्किन कोरोड हो जाती है। कहा नहीं सर, ये तो नहीं बताएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे टेस्ट करके। तो आपने बच्चों, अगर अब तक ये डिफिनीशन आप फॉलो कर रहे हो, वहां उस दिन मुझे समझ में आया कि यार, कहीं ना कहीं ये टेस्ट करके बताने वाली जो बात है कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं, और बेसेस बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं, ये टेस्ट की बात करके एसिड और बेस को डिफाइन कर देना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो मैंने सर से पूछा कि सर तब क्या होगा। तो सर ने बताया कि पढ़ोगे अभी इसी क्लास में, तो शायद 7th की बात होगी, कि एक टर्म पढ़ोगे, लिटमस। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि लिटमस जो है एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब सूचक है जो बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, एसिडिक मटेरियल हमको मिला है या बेसिक मटेरियल मिला हुआ है, हम पहचानने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे बहुत कुछ। तो दूसरी डिफिनीशन जो एसिड और बेस की हम लोग पढ़ते हैं, अम्ल और क्षारक की पढ़ते हैं। पहला तो एक खट्टा वाली जो बात थी कि एसिड खट्टे हैं, सॉर टेस्ट के हैं, और बेस जो है वो कड़वे हैं या बिटर टेस्ट के हैं, कड़वा टेस्ट है इसका। ये बात एज सच नैरो डिफिनीशन हो जाती है, बहुत ही संकीर्ण परिभाषा हो जाती है। तो दूसरी चीज, हम में से ज्यादातर लोग लिटमस के बेसिस पे बताते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, हमने पढ़ रखा है, आपने सुना होगा, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड आप पार होके आए हैं 10th में, तो जरूर आपने सुना होगा, या 10th में ही आपकी निगाह कभी पड़ी होगी आपके बुक में, कि एसिड्स जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और बेसेज जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ये कहानी आगे अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे लिटमस के बारे में, कि लिटमस एक डाई है, नेचुरल डाई है, जो ओरिजिनली पर्पल कलर की होती है, उसको हम ब्लू और रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एसिड, अब देखो ट्रिक भी है बेटा, कि ए के बाद तुरंत आता है बी, तो एसिड्स का इफेक्ट किस पे है, ब्लू लिटमस पे है, और ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड, तो बेस किसको, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। हम नीले लिटमस को लाल में, और बेस क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। तो ये लिटमस वाली एक डिफिनीशन हो गई। बट बच्चों, ये अगर हम बात करें एक टेस्ट वाला जो डिफिनीशन था, या फिर जो लिटमस टेस्ट हमने किया, उसके अलावा अगर हम कभी फार्मूला लिख दिए, मान लो हमने पूछा भाई ये HCl एंड NaOH में से जो मटेरियल है, इसमें कौन एक एसिड है या कौन एक बेस है, ये अब आपको किसी टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी बीकर में नहीं दिए गए हैं, इनका सिर्फ फार्मूला लिखा गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया। तो अब बात ये आती है कि अब तो ना आप इसको टेस्ट कर सकते हो
चख के नहीं बता सकते, और ना ही आपके पास लिटमस पेपर। अब भाई HCl के फार्मूले में नहीं लिटमस पेपर हम लगाएंगे, ये तो जब हमको किसी बर्तन में किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह मिलेगा तब ना हम बता पाएंगे लिटमस टेस्ट करके कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो यहां बात आती है कि कभी भी किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया हो और सूत्र लिखा गया हो, उसकी मदद से हम कैसे बता सकेंगे कि वो मटेरियल एसिड है या फिर बेस है या फिर सॉल्ट है, मतलब अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है। तो हम लोग ये मतलब टेस्ट करके या फिर लिटमस टेस्ट करके इन दोनों के बाहर एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक तरीका जानने जा रहे हैं, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला देख के बता लेंगे कि कोई मटेरियल एसिड है या फिर बेस है। तो एसिड्स एक्चुअली ये खट्टे स्वाद वाले या ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करने वाले नहीं केवल, बल्कि वे सारे मटेरियल जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी भी मटेरियल का वाटर में सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाटर हो, विलायक वाटर हो, पानी हो। अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी भी मटेरियल का, जैसे HB करके हो, ये इसको आपने एक्वस स्टेट में लिया और H+ निकला, B- निकला, ये एक्वस स्टेट में ये भी रहेगा, ये भी एक्वस स्टेट में रहेगा। एक्वस मतलब ये क्यों लिखा हुआ हो, एक्वस, एक्वस मतलब जलीय माध्यम में, ठीक। ये मतलब ये हुआ कि एसिड उनको कहेंगे जो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, कब, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो HCl है, अगर इसको आप एक्वस स्टेट में लेते हो तो ये H+Cl- बनाता है, ये भी खैर एक्वस स्टेट में रहेंगे। आपने H2SO4 लिया तो ये सल्फेट आयन बनाया और ये 2 हाइड्रोजन आयन बनाया, इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ये सल्फेट ही क्यों बनाया, ये इसके लिए आपको आयनिक फार्मूला वाला 6th वीडियो देख लेना चाहिए। तो बात यहां ये आती है बच्चों कि कोई भी मटेरियल जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता हो, हाइड्रोजन आयन वो भी एक्वस स्टेट के प्रोड्यूस करता हो, उसको हम एसिड बोलेंगे। वे सभी पदार्थ जो अपने जली विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अभी एक बात और यही समझ लेनी है कि जल में H+ आयन प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है H+। तो ये जो H+ आयन है ये वाटर से बेटा, वाटर में यहाँ लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, 9th में आपने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, नहीं अभी 10th में ही आप इस चीज को सीखोगे, बट समझ लो कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये H+ इस पर अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव, और ये बनाता है H3O+ आयन। ये है हाइड्रोजन आयन और ये है बेटा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन। तो एक बात और आप यही समझ ले रहे हैं कि एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो H+ आयन प्रेजेंट है वाटर में, ये वाटर से कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन देता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सारे मटेरियल्स, वे सभी मटेरियल्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हो, अपने एक्वस स्टेट में जाने के बाद H+ आयंस देते हो, डिस्प्लेस करते हो अपने अंदर से H+ आयंस, एसिड कहे जाएंगे। और वो जो H+ आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर जल के अणु से जुड़ करके H3O+ आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो पहली बात H+ आयन का प्रोडक्शन और दूसरी बात हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि किसी भी मॉलिक्यूल में केवल हाइड्रोजन देख के आप ये मत समझ जाइएगा कि ये एसिड ही है, उसमें से H+ निकलने चाहिए। जैसे CH3 COOH, एसिटिक एसिड या विनेगर इसको आप बोलते हो, सिरके का जो सूत्र है एसिटिक एसिड। अब
अगर आपने इसको कभी तोड़ नहीं रखा है, तोड़ा नहीं है आपने, यहाँ सिंगल डायरेक्शनल है, यहाँ डबल डायरेक्शनल, HCl वगैरह में सिंगल डायरेक्शनल होता है ना, यहाँ डबल डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल क्यों होता है आगे अभी हम लोग समझेंगे। तो अगर आपने इसको कभी तोड़ नहीं रखा होगा बेटा इसके पहले, तो आप गलती कर बैठेंगे और लिखेंगे COO माइनस 4 माइनस और H पे 4H पे प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन आप काउंट कर दोगे 1 and 3 4, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। ये यहाँ पर एसीटेट आयन है, इतना जो एंटिटी है यहाँ से यहाँ तक, और ये कुछ इस तरह से ब्रेकेज होता है इसका, CH3COO माइनस H प्लस, ये एसीटेट आयन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। अब बार बार हम एक्वस स्टेट लिख नहीं रहे हैं, आप समझिएगा कि ये सब कुछ एक्वस स्टेट में ही हो सकता है। इसने H प्लस दिया तो ये एसिड है, लेकिन देखिए ये भी हाइड्रोजन तो थे, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है। जैसे एग्जांपल आप समझिए, ग्लूकोज हमने लिखा C6H12O6, मेथेन हमने लिखा CH4, इसको एक्वस स्टेट में लिया, इसको एक्वस स्टेट में लिया, तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये आयनिक बॉन्ड टाइप का नहीं होता हाइड्रोजन, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें आयनिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही H प्लस निकलेंगे। तो सिर्फ हाइड्रोजन होना नहीं जरूरी है, H प्लस निकलते हुए दिखना चाहिए। तो ये चीज आप बाय प्रैक्टिस सीखेंगे, किससे H प्लस, जैसे ये ग्लूकोज से नहीं निकलता है, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल से नहीं निकलता है, तो इनमें भले हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, ये एसिड नहीं कहे जाएंगे। इसको हम फिजिकली कैसे प्रूफ करते हैं, आप एक सॉल्यूशन ले लो जिसमें ग्लूकोज आपने घोल रखा है पानी में, और एक सॉल्यूशन लो जिसमें आपने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल घोल रखा है, जो बैटरी वाला तेजाब होता है। कनेक्ट करो, पूरी सर्किट बनाओ, बल्ब जोड़ो, तो आप पाओगे जिसमें आपने H2SO4 ले रखा था वो वाला बल्ब जलेगा और ग्लूकोज वाला बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ग्लूकोज है उसने H प्लस आयन दिया ही नहीं, वही सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन था उसने H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, और उसी H प्लस आयन ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी सॉल्यूशन को, विद्युत चालकता दी। अब इसके बाद बात आती है कि बेसेस क्या है। आपने एसिड समझा कि जो H प्लस आयन दे रहे हैं वो एसिड हो गए, या फिर जो H प्लस आयन दे रहा हो और वो H प्लस आयन फर्दर H2O से जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना ले रहा हो, वो एसिड हो गया। तो अब बेस क्या है? बेस है बेटा, जैसे AOH, A प्लस OH माइनस, मतलब ये OH माइनस आयन अगर अपने एक्वस सॉल्यूशंस में कोई सब्सटेंस देता है तो उसको हम बोलेंगे OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो अपने विलयनों में, जलीय विलयनों में OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कहलाता है अम्ल, बेस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए NaOH, जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, दाहक सोडा बोला जाता है। अभी आप समझेंगे आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अभी तो हम डिफिनीशन में है, जब हम लोग एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ा जाएगा तब समझा जाएगा इसको और बेहतर ढंग से। ये एक्वस स्टेट में गया तो ये Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस बनाया। ऐसे ही आपने लिया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैग्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना होता है, ये Ca डबल प्लस प्लस 2OH माइनस। हम लोग लेते हैं MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो। जो हम लोग इनो पीते हैं एसिडिटी होने पे, गैस बनने पे पेट में, तो हम लोग यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है। और ये बेसिक मटेरियल इतना भी बेसिक नहीं है कि हमारी जीभ जला दे, है ना, इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होती है। इसको क्यों नहीं पी लेते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे
कि कहीं एसिड ज्यादा हो गई तो हमें बेस ऐड करना होगा। तो पेट में अगर एसिड बन गया है तो हम क्या करते हैं, MgOH होल ट्राइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। ये माइल्ड बेस है, थोड़ा कम पावर वाला बेस है, लेमैन के लैंग्वेज में समझो तो। ये Mg++ प्लस 2OH माइनस 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन गए। तो ये सारे मटेरियल जो OH माइनस आयन दे रहे हैं ये क्या कहे जाते हैं, बेसेस बोले जाते हैं। और समझने वाली बात ये है कि जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं वो एल्कली कहे जाते हैं। एक बात यहीं ऐड कर लीजिए कि जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं वो एल्कली कहे जाएंगे। बेस की हिंदी, बेस यानी कि क्षारक। ये अगर H2O में घोला और ये घुल गया, सॉल्युबल मतलब विलेय, तो इसने एक परीक्षा पास कर ली, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एल्कली बनने का एग्जाम, क्षार बनने का एग्जाम पास कर लिया इसने। और अगर ये बेस है, इसको हमने H2O में डिसॉल्व किया और ये H2O में डिसॉल्व नहीं हुआ, अविलेय रह गया, तो ये कहा जाएगा बेस का बेस ही रह गया, एल्कली नहीं हो पाया। समझे? अगर वाटर में डिसॉल्व हो गया, घुल गया जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहा जाता है, और जल में अघुलनशील या अविलेय क्षारकों को क्षारक ही कहा जाएगा, क्षार नहीं कहा जाएगा। इनसॉल्युबल है वाटर में तो बेस ही रह जाएंगे, एल्कली नहीं बन पाएंगे, है ना। जैसे मान लो इंटरमीडिएट सभी लोग पास हुए, उसमें से जिसने नीट क्वालिफाई किया वो डॉक्टर तो बन जाएगा, जिसने नहीं किया वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो अगर हम लोग एक बात ये करें कि स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट ही डॉक्टर बनेगा, मतलब डॉक्टर है अगर तो स्टूडेंट तो रहा ही होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो ही जाए, है ना। मतलब ये है कि बेस ही एल्कली बना था, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी एल्कली बेस जरूर होगा, लेकिन हर बेस एल्कली हो ये जरूरी नहीं है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस तो है ही, और ये वाटर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं, इसलिए एल्कली भी हैं। मतलब ये स्टूडेंट तो थे ही, इन्होंने नीट भी क्वालिफाई किया तो ये डॉक्टर भी बन गए। बट अगर हम बात करते हैं FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके बारे में बात करें तो ये जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, मींस ये केवल और केवल बेस रह जाते हैं, ये एसिड नहीं, एल्कली नहीं बन पाते हैं। मतलब ये स्टूडेंट तो थे बट ये नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये स्टूडेंट के स्टूडेंट रह गए, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये आप समझिए, ईच बेस इज नॉट एन एल्कली, हर क्षारक क्षार नहीं होता, ये बात। ईच बेस इज नॉट एन एल्कली, हर क्षारक क्षार नहीं होता, बट ईच एल्कली इज अ बेस, हर एक क्षारक जरूर होता। मतलब आप ऐसे समझिए, इस चीज को हम मिटा देते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चीज को ऐसे समझिए कि ये बेस है बेटा, क्षारक है, बेस है, ठीक। इसका छोटा हिस्सा बेस एल्कली है, क्षार है या एल्कली है, ठीक। मतलब क्षारक एक बड़ा चीज, बड़ा कॉन्सेप्ट, उसी का एक छोटा हिस्सा एल्कली या क्षार। तो ये बेस और एल्कली में डिफरेंस क्रिएट कर लिया। एसिड के क्लासेस हम पढ़ लेते हैं कि एसिड्स कितने तरह की होती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण का क्या मतलब है कि एसिड्स को आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर पाते हो। तो पहली चीज, एट द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर मतलब हम कहां से पा रहे हैं, इसके आधार पर दो तरह के बेस होते, एसिड होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, या इन्हीं को आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हो। और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स या खनिज अम्ल। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलेंगे, प्लांट मटेरियल या एनिमल से, जीवों से, जंतुओं से। ठीक है, मतलब जैसे किसी पौधे से आप पा रहे हो, जैसे नींबू है, इसको हमने एक प्लांट से पाया, तो ये नींबू में जो एसिड होगा वो सिट्रिक एसिड, आपने पढ़ रखा है, साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स जो भी है, ऑरेंज मतलब संतरा, नींबू, इन सब से आपको साइट्रिक एसिड मिलती है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध जो है एनिमल सोर्स से हमें मिला, उसमें लैक्टिक एसिड है। तो इनकी पहचान ये होती है बेटा कि ये COOH जो पौधों और जंतुओं से मिलेंगे, ये ऑर्गेनिक एसिड्स की पहचान है। और एक बात बताते चले, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रबल व दुर्बल अम्ल, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। तो ये वीक नेचर के होते हैं, मतलब इनको अगर हम स्किन पर गिराएं तो कोरेजन नहीं होगा, स्किन डिप्लेट नहीं होगी, हटेगी नहीं, चमड़ा हमारा हटेगा नहीं, स्किन जलेगी नहीं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स की बात होती है। ये हमारे लिए कम खतरनाक होते हैं, डेंजरस नहीं होता। ये नहीं कि किसी को जलाना है थोड़ा सा ठंडा, मतलब जलाने गर्म दूध से तो किसी को भी जला सकते हो, कि कहो नहीं सर जी कहते जलेगा नहीं, और एकदम गैस पर से बॉयल होता हुआ दूध फेंक दिया है ना, ऐसा नहीं यार। मतलब नॉर्मल दूध हो, जो फ्रेश मिल्क हो, जिसमें लैक्टिक एसिड है, वो अपने स्किन पे गिराओगे तो स्किन नहीं जलेगी ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि मिल्क में जो भी एसिड है वो हमारे लिए हार्मफुल या डेंजरस नहीं, हमारे स्किन को डिप्लेट नहीं कर पा रही है। ठीक, दूसरी चीज मिनरल एसिड्स क्या है, ये एसिड्स मिनरल से आती हैं। मिनरल्स आप जानते हो कि अर्थ में पाए जाने वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स निकाल सकते हैं, नॉन मेटल्स निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल से बनने वाली एसिड्स को मिनरल एसिड कहा जाता है, खनिज अम्ल कहे जाते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, बहुत ही डेंजरस किस्म के होते हैं। यूजेस भी इनके बहुत ज्यादा हैं। बट जैसे अगर ये तेजाब, आपने सुना होगा एसिड अटैक, है ना, कि चेहरे पे फेंक दिया एसिड और पूरा चेहरा खराब हो गया, लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। बहुत मतलब ये हार्मफुल भी है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। इवन इन्वर्टर जो है हमारे घरों में, उस बैटरी का एसिड है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब क्या है, ये मिनरल एसिड्स है। ये एक्चुअली बेटा स्ट्रॉन्ग नेचर की एसिड्स होती हैं, प्रबल होती हैं। ठीक, और ये क्या है, वीक है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आप समझ लेंगे, एक्सेप्शन नहीं है बल्कि इसके पीछे भी वजह है। जब अभी हम लोग प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे एसिड्स की तो समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा है। कि जैसे H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये वीक नेचर का है। ये है तो ये मिनरल एसिड, खनिज अम्ल है, बट ये वीक नेचर का है। ठीक है, तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था, एट द बेसिस ऑफ सोर्स। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। बी नंबर, एट द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर। एसिड की प्रबलता जो है, स्ट्रेंथ जो है, ये होती है बेटा पीएच वैल्यू। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाती है। और पीएच वैल्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होता है।
एसिड्स कौन थे जो H प्लस दिया जिसने, तो जिसने जितना ज्यादा H प्लस दिया वो उतना एसिडिक हुआ। मतलब जो एसिड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अम्ल की प्रबलता जो है, अम्ल की प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये जो ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इससे हम सांद्रता दिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं। ठीक, तो जितना ज्यादा H प्लस आयन उतनी ज्यादा प्रबलता। अब कब H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे और कब H प्लस आयन कम मिलेंगे ये हम समझेंगे तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। तो आइए ये समझ लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है, जैसे आपने लिया HCl, H2SO4, HNO3, इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखें, इसको तोड़ें तो H प्लस Cl माइनस, इसका ब्रेकडाउन देखें तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस, इसका ब्रेकडाउन देखें H प्लस NO3 माइनस। इन सारे आयन्स का नेम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जानते होंगे, क्योंकि आपने आयनिक फार्मूला पढ़ रखा है 6th लेक्चर में, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं मोनो डायरेक्शनल एरो है, मतलब ये टूट गए तो टूट गए। H प्लस जितना भी मिला आपको H प्लस मिला, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गए, ये प्रबल अम्ल हो गए। और वहीं आपने अभी बनाया HCOOH, जिसको आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड, जो रेड एंट या लाल चींटियों में हड्डे जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ये HCOO माइनस प्लस H प्लस, बट एरो मोनो डायरेक्शनल नहीं, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं से लगती है। एस्टिक एसिड CH3COOH, तो ये बनता है CH3COO माइनस H प्लस, एसीटेट आयन। ये एसिटिक एसिड, और अभी हमने बात की थी H2CO3, तो ये बनाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, बाई कार्बोनेट आयन, ये भी बाई डायरेक्शनल है। मतलब यहां अगर 100 H प्लस 100 मोल हमें लेते HCl तो हमको 100 H प्लस मिलते, लेकिन अगर हमने यहाँ 100 मोल मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के लिए तो ये मिलता तो 100, ये भी 100 मिलता, बट इसमें से 20-30 कुछ फिर से कंबाइन होके फॉर्मिक एसिड दे देते। मतलब कहने को तो 100 बनना चाहिए था H प्लस, बट हो क्या जाता है कि 100 की बजाय 70-50 मिलते हैं। तो ये यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पूर्ण वियोजन होगा, तो प्रबल अम्ल मिलेगा, पूर्ण वियोजन। और जब आपको इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो मिलेगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, अपूर्ण या पार्शियल वियोजन होगा, तो आपको मिलेगा वीक एसिड। ये वीक एसिड है, वीक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो इस तरह से आप प्रबल और दुर्बल अम्ल डिफाइन करते हैं। गौर करने वाली बात है, ये अगर आपके स्किन पर या किसी मेटल पे गिरेंगे तो उनको कोरोड करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये कम कोरोड करेंगे, है ना। तो अब बात आती है तीसरा और लास्ट क्लासिफिकेशन, एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, सी नंबर, एट द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता मतलब आप समझते हो, गाढ़ापन, कि कितना मतलब पानी प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है। जैसे मान लो हमने बात की कि ये 100 ml वाटर था और इसमें केवल 40 ml HCl था। ये क्या था, 100 ml वाटर था और यहां पर 70 ml HCl था। इस 40 को आप और कम करो, 30 ml कर दो, तो आपको क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है। ये जो सैंपल लिया है इसमें वाटर का अमाउंट बहुत अच्छा खासा लिया है, सफिशिएंट अमाउंट में लिया है।
या यूं कह लीजिए कि वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में HCl बहुत कम है। यहाँ पे 100 ml वाटर, उसी के कंपैरिजन में HCl का अमाउंट सफिशिएंट है। दूसरे लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि यहाँ वाटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, यहाँ रिलेटिवली वाटर क्या है, कम अमाउंट में है, तो ये गाढ़ा मिलेगा। तो ऐसे सैंपल को आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक, और यानी कि सांद्र अम्ल। आप अगर कभी लैब में जाएंगे तो आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ, आपको ऐसे बीकर्स मिलेंगे, है ना, और यहां लिखा रहेगा एक स्लिप लगा करके CONCHCl। तो बच्चे पढ़ते हैं कॉन्कैसियल, तो कॉन्कैसियल नहीं पढ़ना है, ऐसे ही बीकर बना रहेगा और यहां लिखा रहेगा DILHCl या DILH2SO4। तो ये दिल HCl नहीं पढ़ना है आपको, ये डाइल्यूटेड, ये क्या है, डाइल्यूटेड HCl, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब इसका नाम है तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, ये तनु अम्ल हो गया, ये सांद्र अम्ल हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड एसिड। और एसिड कौन है, HCl है यहाँ पे। अब एक और बात यहाँ पे समझ लेनी है कि मान लो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको आपको डाइल्यूट करना है, तो आप इसमें पानी मिलाएंगे तभी डाइल्यूट होगा, बट ऐसा कभी मत करिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी, इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर में आप एसिड को ऐड करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है बेटा, कि पहली बात तो ये समझो कि जब आप एसिड में वाटर मिक्स करते हो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि जिसमें हीट निकलती है। तो जब भी एसिड और वाटर मिक्स होंगे तो हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, बट अगर एसिड में आपने वाटर पोर कर दिया, वाटर डाल दिया, तो बहुत अचानक में हीट निकलने लगती है, विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत फास्ट तरीके से रिएक्ट करता है, और इतना हीट निकलेगा कि ब्लास्ट भी हो सकता है। दिवाली आने वाली है तो पता चले कि इसी ढंग से ना मना दो, है ना, कि एसिड लेकर के उसी में डाल दिए पानी कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करने के लिए, अब पता चला पटाखा सुतली बम वगैरह रखा रह गया, तुम एसिड फोड़ दिए यार, है ना। तो क्या करना होगा, वाटर लो और उसमें धीरे धीरे आप एसिड मिलाते हो स्लो रेट से, तब जाके एसिड डाइल्यूट होती है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो तब भी होगी, बट विग्रस एक्सोथर्मिक नहीं होगी। तो गौर किए रखेंगे, जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करना होगा तो एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। आपको प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है, चाहे एसिड का डाइल्यूशन हो, चाहे फिर दिवाली के पटाखे हो। आप एसिड को डाइल्यूट करिए और पटाखे भी फोड़िए, बट दोनों चीजें सावधानी के साथ, और जब जानकारी रहेगी आपके पास तभी आप एसिड्स को आराम से और बिल्कुल ही सेफ तरीके से डाइल्यूट कर पाएंगे। और जब आप जानकारी और अपने आप को अवेयर रखेंगे तभी पटाखों को फोड़ करके एंजॉय भी कर पाएंगे और सेफ भी रखेंगे खुद को, है ना। क्योंकि पटाखों में जो पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हर बार आप एक्सीडेंट्स देखते होंगे। तो कल दिवाली है तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखेंगे। एक केमिस्ट्री टीचर होने की वजह से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं बेटा कि पटाखे आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकते हैं, आप एंजॉय करना भी है आपको एक लिमिट के अंदर, और सेफ पटाखे फोड़िए, सेफ होकर के फोड़िए, खूब एंजॉय करिए। और हम लोगों ने एसिड्स को क्लासिफाई कर लिया, हमने आज की क्लास में जाना एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है, क्या हम टेस्ट करके एक सीरियल हम लोग देखते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है ना, उसमें डॉक्टर सालू के ऐसे सैंपल टेस्ट करके बताते हैं कि ये ड्रग्स तो नहीं है ना, और लगते हैं उछलने, आपने मीम देखा होगा। तो ऐसे आपको एसिड और बेस टेस्ट करके नहीं बताने होते हैं, फार्मूले से बताना होता है, जो हमने आज की क्लास में सीखा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे 10th की क्लास, तो उसमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आप त्योहार को खूब एंजॉय करिए और साथ में पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू रखिए। आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा मेरी तरफ से। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।